सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम मानवेंद्र है। ज्योतिष के सिद्धांत में एक बहुत ही अभूतपूर्व सिद्धांत है। जिस भी भाव का विचार करना हो, अगर उस भाव का अधिपति अपने ही भाव से 6वें, 8वें और 12वें बैठा हो तो वो उस भाव को बिगाड़ देता है। जैसे आप इसमें कैसे समझेंगे? लग्न के अधिपति कहां बैठे? लग्न से धन में। धन के अधिपति कहां बैठे? पर वहां पे आपको सूत्र भी याद रखना होगा। जैसे धन और पराक्रम के अधिपति होते हैं शनि, तो धन भाव के अधिपति होकर के 8वें बैठे हैं, लेकिन धन भाव के अधिपति का भाग्य भाव में जाना अच्छा होता है। इस वजह से यहां यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। तृतीय भाव के अधिपति होकर के तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो अपने भाव से केंद्र में है, 7 घर आगे केंद्र का संबंध होता है, तो इसे भी अच्छा कहेंगे। अगर चतुर्थ भाव के अधिपति की चर्चा करेंगे तो ये देखिए 6वें, 8वें, 12वें नहीं है, ये लाभ का संबंध कहा जाता है। अपने भाव से 8 घर आगे, 9 घर आगे, 11 घर आगे, ऐसे करके। पंचम भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में पीछे जा रहे हैं, पर ये केंद्र का अधिपति है, त्रिकोण में बैठा, तो यहां पे भी ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। ये सिद्धांत केंद्र और त्रिकोण में लागू नहीं होता है। 6वें भाव के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में अपने भाव से 3 घर पीछे बने हैं, तृतीय एकादशवें का संबंध भी खराब नहीं होता है। सप्तम भाव के अधिपति बुध अपने भाव से 12वें हैं। ये यहां पे सिद्धांत लागू होगा कि किसी भी भाव का अधिपति अपने भाव से 12वें हो तो उस भाव को बिगाड़ता है। लेकिन इसका एक फायदा यह होता है कि जातक को दुश्मनों से डरने की आवश्यकता नहीं होती और उसका आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहता है। यह सिर्फ इसी भाव के बारे में अगर बात होगी तो यह बात लागू होगी, अन्यथा अन्य किसी भी भाव पे नहीं। अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में अपने भाव से केंद्र में 4 घर आगे, इसे अच्छा कहेंगे। शुभ ग्रह के साथ यह सिद्धांत लागू होता है कि अगर शुभ ग्रह जिस भाव का अधिपति है वहां से 4 घर आगे बैठा हो या 4 घर पीछे, तो वो उस भाव के बल की वृद्धि कर देता है। क्लियर है? नवम भाव के अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में अगर त्रिकोण में अपने भाव से या त्रिकोण में बैठे हों, जैसे कि नवम के अधिपति उच्च के बैठे, सूर्य उच्च के, तो इससे नवम भाव भी खराब नहीं होगा और इसे नवम पंचम का संबंध, त्रिकोण का संबंध कहते हैं। इसे भी अच्छा माना जाता है और अच्छा परिणाम देता है। दशम भाव के अधिपति अपने भाव से पंचमस्त या 9 भाव आगे, तो इसे भी अच्छा कहा जाता है। खास करके शुभ ग्रह होकर के शुभ ग्रह की राशि में, सम संख्या की राशि में 6वें भाव के बुध कभी खराब नहीं होंगे। एकादशवें भाव के अधिपति शुक्र, देखो यहां से 5 और 6 षडाष्टक में है, अपने भाव से 6 घर आगे बैठे हैं पर उच्च के बैठे हैं। पर यहां भी वो सिद्धांत लागू होगी कि कोई भी भाव लागू नहीं होगी, क्योंकि एकादशवें भाव का अधिपति जब कभी भी केंद्र में आता है तो वो भाग्यशाली योग बना देता है। लाभेश उच्च के होकर के बैठे हैं इस कुंडली के कारक ग्रह पंचमेश के साथ। इस वजह से यहां पे भी ये षडाष्टक वाली बात लागू नहीं होगी कि कोई भी ग्रह अपने भाव से 6वें बैठा हो तो भाव खराब करता है, ऐसा यहां पे लागू नहीं होगा। 12वें भाव के अधिपति अपने भाव से पंचमस्त, मित्र की राशि में तात्कालिक मित्रता में, अपने उच्च की राशि से तृतीय घर आगे। यानी ऐसे कुंडलियां देखी जाती हैं और ऐसे आपको कोई भी सूत्र फॉलो करवाना होता है। अगर वो सूत्र फॉलो कर गया तो कहां किया था? यहां पे। लेकिन वहां पे आपको 2 चीज फिर भी मिलता रहेगा जो मैंने बात बताई है। दुश्मनों से खतरा नहीं और व्यक्ति के पास आर्थिक विपन्नता नहीं होती है। किसी भी कुंडली को, जन्म कुंडली को आरंभ से देखने का सबसे प्रामाणिक तरीका है आप उस कुंडली में चंद्रमा को देख लीजिए। अगर चंद्रमा विराजमान है बहुत अच्छी स्थिति में, तो कुंडली के सारे ही ग्रह अच्छे परिणाम देने के लिए उद्यत होते हैं। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, बहुत अच्छे स्थिति में नहीं बैठे हों, वो पापकर्त्री में हो, परेशान हो, भीषण योग लगा करके बैठे हों, किसी भी प्रकार से कोई भी शुभ ग्रह उन्हें नहीं देख रहा हो, तो चंद्रमा खराब कहा जाता है। जैसे यहां पे चंद्रमा कहां बैठे? यहां पे किसके साथ? उच्च के ग्रह के साथ बैठे। किसके साथ चंद्रमा की युति हो रही है? भाग्य भाव के अधिपति के साथ। सूर्य की दशा चंद्रमा के कारण कभी कभी परेशान हो सकती है। चंद्रमा की दशा कई बार छोटी मोटी परेशानियों को देने वाली होगी, खास करके संतान आदि से। हालांकि चंद्रमा उच्चा विलासी, इस वजह से कमजोर नहीं है। उनके ठीक पीछे शुक्र और ठीक आगे बुध, इस वजह से चंद्रमा और सूर्य दोनों शुभकर्त्री में कहे जाएंगे। तो यहां से आपको चंद्रमा की स्थिति पता चल रही है। वैसे भी पंचम भाव में चंद्रमा अगर अपने अच्छे मित्र के साथ बैठे हों, त्रिकोण के अधिपति के साथ बैठे हों, तो खराब नहीं होगा।
हाँ, निश्चित रूप से भाग्य के बल को कमजोर करेंगे। वैसे इनकी कुंडली में चंद्रमा कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि के हैं। कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि के चंद्रमा कमजोर होंगे। अब निगेटिविटी क्या होगी कि व्यक्ति का हृदय क्षेत्र परेशान होगा, व्यक्ति को चिंतन करने में गड़बड़ी होगी, व्यक्ति के रिसर्च में व्यवधान आ सकता है, बाहर जाने में व्यक्ति का मन नहीं लगेगा, घर छोड़ करके जाने में व्यक्ति का मन नहीं लगेगा, माता पिता का भक्त होता है और उनसे दूर नहीं जाना चाहता है, जब कभी भी यात्रा करे तो परेशानी हो, स्वास्थ्य जनित समस्याएं होती हैं, कंसंट्रेशन भी लो होता है, रेगुलराइज नहीं कर पाता है खुद को, और कई बार संतान आदि से भी समस्याएं होते देखी जाती हैं। हालांकि ये एक आम बात होगी, संतान वाली बात। बाकी की चीज़ें जैसे पढ़ने में मन लगे पर परिस्थितियां कई बार बिगड़ जाती हैं, तो ये ना हो, इस वजह से पिता और माता का स्वास्थ्य खराब ना हो। और सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं पंचम भाव में, इस वजह से वहां पे अमावस्या दोष लगेगा। इस कारण से कई बार व्यक्ति के गर्भ से संबंधित समस्या पत्नी को आती है, क्योंकि यहां पे भी शुक्र अकेले बैठे हैं और यहां के अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में केंद्र में बैठे हैं और उस पे बुध की दृष्टि है जो कि रोगेश है। इस कारण से संतान रोगी न हो, इसका ख्याल रखना होगा। दशमांश कुंडली में शुक्र के साथ मंगल का बैठना और यहां पे शुक्र के साथ मंगल का बैठना, यहां शुक्र दशम भाव के अधिपति, मंगल चतुर्थ के अधिपति, दो केंद्रों के अधिपति का संबंध लगने से भाग्येश के साथ ये स्थिति जातक की कुंडली में करियर को बहुत ज्यादा बिल्डअप करने वाली, प्रमोट करने वाली, बेहतर रखने वाली, अपडेट रखने वाली, समझदारी से निर्णय लेने वाली और पदासीन बनाने वाली होंगी। क्लियर है? इस कुंडली में धन भाव में गुरु नीच के, जिनका नीच भंग नहीं हुआ है। यहां पे मंगल के केंद्र में आने के कारण गुरु का नीच भंग होगा। अगर शनि केंद्र में आ जाते तो और भी बढ़िया नीच भंग होता, पर गुरु केंद्र में नहीं है, मंगल केंद्र में है, उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं, तो मंगल का भी बल बढ़ जाएगा। इस वजह से जातक के जीवन में उसका व्यय संतुलित हो। हालांकि फिर भी व्यक्ति कई लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करने वाला होता है। क्लियर है? मंगल कभी भी चतुर्थ भाव में बहुत अच्छे परिणाम नहीं देखे जाते हैं। हालांकि ये कई बार यात्राएं और विदेश में रहने के लिए मजबूर भी करते हैं। उच्च का शुक्र आपको अपने घर पे खींचना चाहेगा और मंगल दूर भेजना चाहेगा। मंगल जो है वो व्यक्ति को कंसंट्रेशन बिलो करने के लिए काम करेंगे, रेगुलरिटी नहीं लाने देंगे। लेकिन चंद्रमा और मंगल का संबंध द्विद्वादश का है, इस वजह से कई बार यहां भी कई बार परेशानी होते देखी जाएगी, जब चंद्रमा में मंगल, मंगल में चंद्रमा। वैसे शुक्र और मंगल का संबंध व्यक्ति के मन मस्तिष्क को कभी कभी प्रकोपित और प्रभावित करेगा और एक जगह इकट्ठा होने में, एक चीज पे फोकस करने में, कंसंट्रेशन बनाने में, लगातार एनालिटिकल व्यू के साथ काम करने में पूरी तन्मयता नहीं रहती है, कभी कभी मन भटकता रहता है। हालांकि ये कई बार व्यक्ति जब जब कृष्ण पक्ष के अमावस्या के करीब पहुंचेगा, शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के करीब पहुंचेगा, तो और भी ज्यादा परेशानी का माहौल खड़ा हो, आय रेगुलराइज ना हो तो दिक्कत होगी। इस वजह से कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से सरकारी नौकरी या एक बंधी हुई आय प्राप्त हो जाए। व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी करने लगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। वैसे बुध जो है वो जन्म कुंडली में छठवें भाव में बैठे हैं। पिता का व्यवहार और पिता का करियर ठीक देख रहा हूं, पिता के साथ संबंध खराब ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। 12वें भाव के अधिपति होते हैं मंगल और पंचम भाव के चतुर्थ में बैठ करके मंगलिक दोष भी बनाएंगे। और एक बात और भी है कि मंगल जो 12वें और पंचम के अधिपति होकर के दशम को देखेंगे और इस भाव के अधिपति बुध गुरु से देखे जा रहे हैं और इस भाव पे गुरु की दृष्टि है। इस भाव के अधिपति बुध गुरु से देखे जा रहे हैं और इस भाव पे गुरु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, साथ ही साथ राहु की भी दृष्टि है। तो राहु, गुरु, मंगल, इन सब के संयोग से व्यक्ति के अंदर चीजों को अडॉप्ट करने की शक्ति बहुत बेहतर होगी। प्राथमिक चीजों को वो पहले सीखना चाहेगा, प्राथमिकता और मतलब जैसे होता है ना प्रायोरिटी बेसिस पे काम करने वाला, जो सबसे ज्यादा आवश्यक है पहले वो उस टास्क को पूरा करेगा और बहुत ही समझदारी से अपनी बात को रखने वाला, लोगों को समझने वाला, अपनी माइंडसेट को बहुत ही ज्यादा क्लैरिफिकेशन के साथ रखने वाला और उस पे काम करने वाला होता है। व्यू बड़ा अच्छा होता है, तरीका बहुत अच्छा होता है, रिपोर्ट करने की बात बड़ी अच्छी होती है। ये सब चीजें जातक की कुंडली में अच्छी देख रहा हूं।
12वें भाव के अधिपति के साथ मंगल का जाना कई बार व्यक्ति के पौरुषत्व को बहुत ही ज्यादा होता है, जैसे भभका वाली बात, बहुत तेज काम का आवेग आता है, उसको शांत करना चाहिए प्राणायाम वगैरह के सहारे। गुरु राहु के साथ बैठे हैं, व्यक्ति को तीखा, मसालेदार, बाजारू इन सब चीजों से बचना चाहिए। भोजन से जितना ज्यादा हो सके मीठा, जितना ज्यादा हो सके सौम्य, जितना ज्यादा हो सके सबके साथ विकसित संबंध, जितना ज्यादा हो सके लोगों से मिल करके रहने की आवश्यकता है। इस कुंडली में चतुर्थ स्थान में मंगल व्यक्ति को कई दफा बहुत सारे मित्रों को एक साथ इकट्ठा नहीं होने देता है, और कई बार व्यक्ति के माता को व्यक्ति के लिए चिंतित होते देख रहा हूं, पिता से ज्यादा। ये बात मैंने इतनी बताई। सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति के पास अनुभव बहुत बढ़िया होगा, और व्यक्ति बहुत ही उच्चतम पद पे प्राप्त करने वाला, और रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में काम करने वाला, और पेट के रोग से रोगी रहने वाला बना रहे हैं। गुरु के साथ राहु गले की समस्या और नेत्र की समस्या दे सकते हैं, और गुरु नीच के हैं, और जन्म कुंडली में चंद्रमा भी ठीक बैठे हैं, सूर्य भी ठीक बैठे हैं, चंद्रमा भी ठीक बैठे हैं, पर वस्तुतः चंद्रमा का बल थोड़ा कम होगा। इस वजह से शिव मंदिर की पूजा, शिव मंदिर का दर्शन, शिव जी को सफेद पुष्प की माला और शहद आदि अर्पित करना चाहिए। इस व्यक्ति का पराक्रम कैसा है? पराक्रम भाव के अधिपति धन भाव में नीच के गुरु कई बार आपको ये कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आपको संतुलित होकर के अपने धन को सुनियोजित ढंग से खर्च करने की आवश्यकता है। आयु आपकी कुंडली में जो राहु केतु और गुरु की उच्च दृष्टि यहां पड़ रही है, शनि का प्रभाव जन्म कुंडली में तीसरी दृष्टि से लाभ पे, सातवीं दृष्टि से अपने भाव पे, और 10वीं दृष्टि से बुध पे, जो इस कुंडली का दशम भाव का अधिपति है। तो व्यक्ति को तकनीक की जानकारी और अपग्रेड रहने का दबाव हमेशा बना रहेगा। कई बार व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर के उच्च कंपनी में काम करते हुए और शुद्ध हस्त होते हुए देखा जाता है। पराक्रम ठीक है, छोटे भाई बहनों का संबंध बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, भाग्य का बल बहुत अच्छा है, पर भाग्य को कमजोरी भी मिलेगी, क्योंकि सूर्य अगर उच्च के नहीं होते तो भाग्य और भी ज्यादा कमजोर होता, लेकिन भाग्य के कारक नीच के और भाग्य के अधिपति उच्च के, तो कारक नीच के और उच्च के सूर्य जो कि इस कुंडली के अधिपति हैं, पर यहां त्रिक और दुह स्थान और मारक भाव के अधिपति बैठने के कारण कई बार भाग्य को मेहनत करनी पड़ेगी। कारण क्योंकि जन्म कुंडली में इस भाव के ठीक पीछे केतु बैठे हैं और इस भाव पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इस कारण भाग्य का बल व्यक्ति के पास कम होगा। पिता के उपभोग को लेकर के हमेशा ही चिंता की आवश्यकता बनी रहेगी। चिंता पिता को करनी चाहिए कि आप पुत्र के लिए कितने ज्यादा सहयोगी और भी सिद्ध हो सकते हैं। इस पे काम पिता को करने की आवश्यकता है। सुख ठीक है, उच्च के शुक्र बैठे हैं, दिग्बली हैं, यहां पे मंगल बैठे हैं पंचमेश होकर के। संतान और पीड़ा ऐसी कोई बात नहीं है इनकी कुंडली में, वैसे और भी कोई चतुर्थ भाव को लेकर के समस्या नहीं है। गुरु अगर नीच के नहीं होते तो माता से सुख भी नहीं मिलता, और अगर परिवर्तन वो नहीं होता गुरु और मंगल का, जैसे मंगल की उच्च राशि में गुरु बैठे हैं और गुरु की अपनी राशि में मंगल बैठे हैं, तो ये जो परिवर्तन एक तरीके का बन रहा है, इससे जातक के एस्टेब्लिशमेंट में बल हो और व्यक्ति अपने बल पे चल अचल संपत्ति भी गुरु और मंगल की दशा में इकट्ठा कर लेता है। शुक्र का अंतर प्रत्यंतर भी जातक के लिए कुछ हद तक लाभदायक हो सकता है। धनु लग्न के लोग राज्य से, लोगों से, राजनीतिज्ञ लोगों से, दार्शनिक लोगों से बहुत निकट का इनका संबंध होता है। धर्म की बात करना, दर्शन की बात करना, जीवन को श्रेष्ठतम तरीके से जीना। श्रेष्ठतम तरीके से जीवन जीने का अर्थ क्या है बताऊं? किसी से अपने आप को बांध के ना रखना। धन खूब कमाए पर धन में आसक्ति ना रहे। उसको इस बात की चिंता होती है कि कभी भी मुझे किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़ जाए। धनु लग्न वालों को यह विशेष चिंता होती है और वो हमेशा देने की इच्छा में रहते हैं। कभी किसी से प्राप्त करने की कोई भाव की स्थिति नहीं होती, हमेशा ही चैतन्य होते हैं। जीवन के वास्तविक मर्म और वास्तविक लक्ष्य को समझते हैं। इनकी अनुरक्ति किसी में नहीं होती और हमेशा ही निवृत्ति का मार्ग ढूंढते हैं। प्रवृत्ति मतलब घुस जाना, निवृत्ति मतलब निकल जाना। घुसे हुए हैं और निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, एकदम चिपक गए हैं और निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। दूर बैठने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वो हमेशा पास बैठना चाहते हैं। ये धनु लग्न वाले नहीं होते, ये मिथुन वाले होते हैं। हमेशा सबको एक साथ लेकर के चलना है, सबको बांध करके रखना है। ये एक वैचारिक भाव कि मैं वसुधैव कुटुंबकम के भाव से ऊपर उठा हूं, कि जैसे उस भाव के साथ कि मैं सबको साथ लेकर के चल रहा हूं। पर वस्तुतः आप इतने ज्यादा चिपके हुए ना है कि आप अपने परमात्मा के लिए वक्त ही ना निकाल पाए।
यहां पे एक दार्शनिक चिंतन की बात हो जाएगी कि कितने उच्चस्त बैठे हैं जहां आपको कोई छू ही नहीं सकता है कि नहीं बात। आप कितने ऊंचे बैठे हैं जहां आपको कोई छू ही नहीं सकता है। वो भाव धनु लग्न वालों में बहुत आसानी से विकसित होते देखा जाता है। जैसे मुझ में सब कोई है, मैं सब में बैठा हूं, पर वस्तुतः दोनों ही स्वतंत्र है, दोनों ही स्वतंत्र है, किसी के बिना किसी का काम बिगड़ नहीं रहा है। यह होना चाहिए कि आप जब धन खूब कमा लिए, खूब बढ़िया धन इकट्ठा हो गया, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि जब उस धन के दान की बारी आए तो आप उससे नहीं छोड़ना नहीं है। यह नहीं होना चाहिए। धन का वास्तविक स्वरूप दान ही होता है। यह भाव हो, चीजों से चिपकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपका कभी है ही नहीं, ना कभी हो सकता है। दार्शनिक बल के आधार पर जीवन के वास्तविक मर्म को समझने का अर्थ होगा कि हर क्षण आप भगवान को कितनी बार याद कर रहे हैं, उसका एहसास और उसका अनुभव आपने कितनी बार किया है, नाम जप निरंतर कितना चला है, और कितनी बार आपने हर एक गतिविधि से युक्त होने के बाद भी भगवान को कितनी बार याद किया है कि नहीं बात। ये बात है। छोड़ो जाने दो, पकड़ के बैठने का कोई अर्थ नहीं है। त्यागने का भाव कितना मजबूत और प्रबल है, यह धनु लग्न वालों में बहुत आसानी से देखा जा सकता है। यह बात है। समाज के लिए करना, राजा बनने की कोई होड़ और इच्छा नहीं होती, ये मंत्री पद से भी काम चला लेते हैं। मेरे पास दो बड़े उच्चस्त राजनीतिज्ञ की कुंडली आई थी, दोनों ही बड़े अपनी अपनी पार्टी के प्रमुख थे, नाम तो नहीं लूंगा। वो दोनों से ही मेरी बात हो रही थी, पर एक धनु लग्न के थे और एक सिंह लग्न के थे। दोनों ने ही मुझसे पूछा कि पंडित जी कल को किसको बड़े रहना चाहिए एकदम, मतलब पद पे। मैंने कहा सिंह लग्न वाले को। और धनु लग्न वाला क्या करे? मैंने कहा आपको इनको दिमाग देना चाहिए। सिंह लग्न वाले हमेशा ही धनु लग्न के इशारे पे चलते रहे। वो राजा है, पर बिना मंत्री के उसका कोई भी काम नहीं हो सकता। धनु लग्न वाले मंत्री पद के लिए बड़े अच्छे होते हैं, पर वो राजा नहीं बन सकते। सिंह लग्न वाले मंत्री नहीं बन सकते, वो राजकीय राजा और शासन सत्ता पे उनका शीर्षस्थ अधिकार होता है। ये लग्नों का अंतर है, और इसको स्पष्टतया समझ लेने से आपके अंदर ही वो गुण अंतर्निहित होते हैं। आप कितनी आसानी से उस बात को समझ लेते हैं। मिथुन लग्न वाले राजसिक नहीं होते, राजसिक होते हैं, इस वजह से वो राजकुमार होते हैं। उनको राजा बना देने पे कई बार वो नुकसान भी कर बैठेंगे। ये अलग अलग बात थी, अलग अलग तथ्यों पे उद्भासित होती है। तो ये स्थिति बनी है कुंडली की। अब क्या बताऊं, मंगल जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं वो आपको तकनीक के सहारे चलने वाले बना रहे हैं। बुध जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको वो अपग्रेड रहने वाला, निरंतर कुछ ना कुछ नया खोजने वाला, चिंतन करने वाला, वैचारिक भावों में डूबा रहने वाला और हमेशा ही कुछ नया बनाने वाला बनाएंगे। ये अष्टम भाव के केतु कर्क राशि में और चंद्रमा उच्चा वेलासी, बुध छठवें भाव से 8वें भाव को 12वें भाव को देख रहे हैं। ये स्थिति व्यक्ति को जीवट, साहसी और कभी भी अकर्मण्य नहीं बनने देने वाली है। अकर्मण्य नहीं रहेगा, साहस और बलवान हमेशा उसके पास ये प्रभाव बना रहता है। गुरु जन्म कुंडली में साहसी और साथ ही साथ एक बात और भी यहाँ पे देखने को मिलेगी कि वाणी को और भी ज़्यादा शुद्ध करने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा हो सके कोमलता का भाव अपने विचारों में रखना चाहिए। वैसे व्यक्ति के पास अनुभव बहुत बढ़िया रहेगा। अपनी अवस्था से व्यक्ति कई गुना ज़्यादा ऊंचा सोच लेता है। शुक्र जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली में भाग्य और धर्म का बल और अनुभव, एहसास बहुत अच्छा होता है। चीज़ों को समझने की शक्ति बड़ी अच्छी होती है। सामने वाले के भावों को समझने का जो प्रभाव होता है वो कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छा देख रहा हूँ। इनकी कुंडली में भोग, ऐश्वर्य, सुख, शांति, समृद्धि और चल अचल संपत्ति, समाज में प्रतिष्ठा, ये सब कम कभी भी नहीं है। इनकी कुंडली में मंगल में जब चंद्रमा आएंगे तो थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है। मंगल में जब शनि आएंगे तो थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है। शुक्र में जब मंगल आएंगे, शुक्र में जब राहु आएंगे, शुक्र में जब चंद्रमा आएंगे, शुक्र में जब शनि आएंगे तो थोड़ी सी कष्ट की स्थिति बन सकती है। वैसे शुक्र के साथ जब केतु आएंगे, शुक्र के साथ जब गुरु आएंगे, शुक्र के साथ जब बुध आएंगे, शुक्र के साथ जब सूर्य और चंद्रमा आएंगे तो लाभ के संकेत भी मिलेंगे।
ये बात आपकी कुंडली में बनती है। शनि जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति के पास यहाँ पे शुक्र में और शनि में नक्षत्र का परिवर्तन, इसे बहुत अच्छा परिवर्तन कहेंगे, जिसके कारण व्यक्ति के पास कभी भी चारित्रिक दोष नहीं उत्पन्न होता है। हालांकि उसकी वाणी थोड़ी कठोर और प्रलाप करने वाली हो सकती है। गुरु और बुध के कमजोर होने के कारण इनकी कुंडली में बुध और गुरु थोड़े थोड़े बल में कमजोर होंगे। बुध यहाँ पे और गुरु जन्म कुंडली में थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ, जिसके कारण व्यक्ति सत्य और असत्य के बीच के भेद को नहीं समझ पाता है और कई बार उसके वास्तविक लक्ष्य उससे भटक जाते हैं। तो आपको जो भी करना है वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ करना है और आप कभी भी अपने परिणाम को कमजोर ना हो, इस वजह से आपको रेगुलर मेहनत करने की आवश्यकता होगी। कारण है क्या? क्योंकि चंद्रमा और सूर्य जहाँ बैठे हैं, गुरु राहु के साथ बैठे हैं और शुक्र मंगल के साथ बैठे हैं, ये थोड़ी बहुत कमजोरी भी देंगे। शनि जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठ करके तीसरी दृष्टि से तो अच्छा देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि तो अच्छी जा रही है, नवीं दृष्टि के बाद 10वीं दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली में भाव से अच्छी और राशि से भी अच्छी, पर बुध को देखने के कारण कई बार थोड़ी बहुत समस्या या मेहनत, या कई बार व्यक्ति थक हार जाता है तो खुद का काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। इस वजह से पूरे ही तन्मयता के साथ आपको लगने की आवश्यकता होगी। इस कुंडली को ठीक करने के लिए देवगुरु बृहस्पति की दशा, सूर्य की दशा, मंगल की दशा अच्छी होगी। बाधकेश ग्रह के रूप में बुध इस कुंडली में उपस्थित होंगे, जिनकी दशा में बहुत ज़्यादा सावधान, और शुक्र की दशा में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। शनि की दशा में व्यक्ति वैरागी, और शनि की दशा में व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर उन्मुख होकर के वास्तविक जीवन के मर्म को समझने की कोशिश कर सकता है, मतलब दूर जा सकते हैं, परिवार को त्याग सकते हैं। एक बात और बता दूं, इस कुंडली में धन भाव ठीक बना है, पराक्रम भाव भी ठीक बना है, चतुर्थ भाव भी ठीक बना है, पंचम भी ठीक बना है। जन्म कुंडली में कम से कम 2 ग्रह अगर उच्च के हैं तो व्यक्ति को धन की समस्या नहीं होने वाली है और व्यक्ति कहीं ना कहीं से बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर लेता है। दशमांश कुंडली अच्छी बनी, संतान का सुख इस कुंडली में ठीक ठाक है। हाँ, एक बात कहूँगा कि जन्म कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, लग्न कुंडली में गुरु नीच के और यहाँ पे D7 जाट में भी गुरु नीच के हो रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि कुछ न कुछ गुरु के पास बल मिल रहा है। और टोटल तरीके से अगर देखूँ तो व्यक्ति के पास क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, कुछ नया वो अवश्य बना सकता है और इस क्षेत्र को आराम से चुन सकता है। इनकी कुंडली के लिए नक्षत्र के आधार पर अगर कहूँ, उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा फाल्गुनी, अश्विनी, श्रवण, धनिष्ठा, पुष्य और स्वाति, हस्त, ये नक्षत्र अच्छे होंगे। दिन मंगलवार और रविवार का बहुत अच्छा रहेगा, गुरुवार भी ठीक है। दिशा उत्तर पूर्व बहुत अच्छी रहे और अंक 7 और 5 बहुत अच्छा रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।